हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सरकारी। लास्ट लेसन में हमने चर्चा की थी भारतेंदु युग कि किस प्रकार भारतेंदु युग में हमने परिवर्तन होते हुए देखा तथा वहाँ द्वंद्व था। द्वंद्व विचारों के बीच में कि भक्ति काल के बाद आधुनिक काल में भगवान भगवान के स्थान पर मनुष्य तथा भक्ति के स्थान पर तार्किकता को महत्व दिया गया था। द्वंद्व था खड़ी बोली और ब्रज भाषा के बीच में किस तरह से ब्रज भाषा होकर भी बोली बन गई और किस तरह खड़ी बोली बोली होने के बावजूद भी इतने विस्तृत हुई कि वह भाषा में परिवर्तित हो गई। उसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग पर कि किस तरह से आधुनिक काल में निरंतर चलती हुई परंपराओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में परिवर्तन हुए तथा द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं हैं। स्वच्छंदतावाद, अनुशासनवादी, इतिवृत्तात्मकता तथा अभिधात्मकता, इन सभी शब्दों से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है तथा द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। तो हम अगर किसी युग का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो तो हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की कितना महत्व और विशेषता उस कालखंड में रही होगी, जो उस युग का नाम ही या उस कालखंड का नाम उस व्यक्ति विशेष के ऊपर रखा गया। जब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1900 से लेकर 1918 के समय को द्विवेदी युग कहा गया है। 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। जब हम सरस्वती पत्रिका के संपादन के आरंभ से शुरुआत करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1899 में श्री सुंदरदास जी, श्री राधाकृष्ण दास जी, श्री कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ रत्नाकर जी तथा अन्य साहित्यकारों द्वारा सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य शुरू किया गया था, जो कि 1903 में जिसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। जब हम सरस्वती पत्रिका की विशेषताओं पर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाषाई अनुशासन की किस प्रकार अ, हिंदी भाषा को एक वर्तनी प्रदान करने में तथा किस प्रकार का अनुशासन भाषा में होना चाहिए, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने उस समय में भाषा में एक अनुशासन उपलब्ध करवाया तथा एक किस प्रकार के शब्दों का या किस प्रकार की वर्तनी का प्रयोग साहित्य रचनाओं के लिए होना चाहिए, उसके लिए अनुशासनबद्धता का अगर योगदान पूरा पूरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। इन्होंने रीतिकालीन मानसिकता जो कि श्रृंगार रस से भरपूर थी तथा जिसमें प्रेम और देहात्मक प्रेम की बात की जाती थी, उससे ऊपर उठकर उत्प्रेक्षा की भूमिका पर बल दिया। किस प्रकार से रीतिवादी मानसिकता को तोड़ते हुए नई विचारधारा उत्पन्न हुई, उन पर बल दिया गया। ललित साहित्य का खूब प्रोत्साहन किया गया कि किस तरह से अलग अलग साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया गया कि वह हिंदी साहित्य में अपनी रचनाएं लिखे तथा किस प्रकार के व्याकरण समस्त रूप प्रदान किया गया कि खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान है कि खड़ी बोली में भी गद्य और पद्य दोनों में रचना की जा सकती है। जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से 20वीं शताब्दी आते आते खड़ी बोली के प्रयोग में एक तेजी आई, जो कि महाकाव्यों में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। जो प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का उपन्यास है, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। हिंदी के पहले बड़े राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त भी इसी काल में भरत भारती नामक पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने साहित्य चेतना को नई दृष्टि व दिशा प्रदान की थी, जिसमें द्विवेदी जी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। जब हम द्विवेदी युग की परिस्थितियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस समय की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। किस तरह से बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, असहयोग आंदोलन तक की समय जो कि 1920 में, जब हम देखते हैं कि किस तरह से तक का समय पीरियड जो कालखंड है, उसमें जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वे निरंतर बदल रही थी। उसमें सामाजिक सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा था। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। तो किस तरह से परिवर्तन होता हुआ हमें दिखता है
देखते हैं। इसी बीच जब हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद की एक धारणा, ओ- नई विचारधारा या नई धारणा इस कालखंड में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसके प्रवर्तक श्रीधर पाठक, मुकुटधर मुकुटधर पांडे तथा राम नरेश त्रिपाठी जी को माना जाता है। वहीं एक दूसरी धारा जो कि अनुशासनवादी धारा थी, जिसके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनको देखा जाता है। इसी के अंदर मैत्री शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर जैसे गंभीर और वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाले साहित्यकार इस विचारधारा में थे। यह नवजागरण की धारणा पर बल दिया गया था। किस तरह से सांस्कृतिक रूप को सुधारवाद का दिया गया था, कि कैसे बहुत लिख लिया प्रेम के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, अब उन सभी से बाहर आकर आम जनमानस की समस्याओं के ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर या उस समय की परिस्थितियों के ऊपर साहित्य में रचना होनी अनिवार्य थी। जब हम नवजागरण की धारा की बात करते हैं, तो नव जागरण अर्थात फिर से नए तरीके से जागना। हम देखते हैं कि आधुनिक काल में हमें अपने इतिहास में गौरवान या संस्कृति पर गर्व करने की भावना दिखाई देती है, लेकिन उसी को किस तरह से अधिक तर्कशील बनाया जाए और गर्व गौरव को बढ़ाया जाए, उसके लिए नव जागरण, पुनर् फिर से नए तरीके से जागना, वो भी बदली हुई सोच के साथ, उसका होना अनिवार्य है, जिस पर आधुनिक काल में मूल रूप से बल दिया गया है। वही हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि सांस्कृतिक रूप से सुधारवाद देखने के लिए मिलता है, कि रीतिकाल में जो सिर्फ श्रृंगारिक रस या प्रेम तक सीमित रचनाएं ना रहकर उनका क्षेत्र विस्तृत हुआ। जो सिर्फ अब तक पद्य में रचनाएं होती आ रही थी, उनको गद्यात्मक रूप मिला और उसमें भी रचनाओं होने आरंभ हो गई थी। जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति दृढ़ होते हुए समाज में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ साथ आंदोलन भी हो रहे थे, जिसके कारण विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहे थे, तथा इन परिवर्तनों के साथ साथ आम जनमानस में जागरूकता भी बढ़ रही थी। जब हम गौरव के भाव की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि संस्कृत के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न हो रहा था, तथा पुनरुत्थान की प्रक्रिया इस समय चल रही थी, कि हमारा इतिहास जो कि गौरवान्वित है, उसको फिर से किस प्रकार से उसका पुनरुत्थान किया जाए, इस प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा था। पुनर्जागरणवाद से बुद्धिवादी, वैज्ञानिक, समानता, न्यायप्रियता की बात की जा रही थी। पुनर्जागरण को रेनेसा या फिर यूरोप में आए रेनेसा के साथ संबंधित किया जा सकता है, अर्थात फिर से पुनः जागने की प्रक्रिया, दोबारा पुनः मतलब दोबारा जागरण मतलब जगना, कि सोए हुए को फिर से जगा देना, जिससे कि इस समय में शिक्षा, नारी तथा स्वराज जैसी भावनाएं आतुर थी, जिसके कारण हमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना अधिक देखने के लिए मिलती है। स्वाधीनता के स्वर बढ़ने लगे थे, कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज की मांग जो कि इतने समय से होती आ रही थी, उसके प्रति जागरूकता होने लगी थी, अलग अलग प्रकार के समूह बनने लगे थे, तथा किस प्रकार राष्ट्र के लिए जो एक प्रेम की भावना हमें देखने के लिए मिलती है, वो उत्पन्न होने लगी थी। इसी समय तक आते आते ब्रिटिश सरकार की मंशा सभी के ये स्पष्ट हो गई थी, कि वह यहाँ किस कारणवश आई है। यहाँ उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं, उनका उद्देश्य केवल अपना फायदा करना है, चाहे वो किसी भी तरह हो। इसीलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के नियमों को लाकर शासन किया, तथा जिससे उनकी प्रक्रिया मजबूत हो, और जो अलग अलग प्रकार के कर लगाकर या फिर अलग अलग प्रकार के एक्ट के माध्यम से किस तरह से ब्रिटिश सरकार को मुनाफा हो पर बल दिया गया। भारतेंदु काल का जो द्वंद था, वो अब खत्म होता हुआ दिखता है, कि ब्रज और खड़ी बोली के बीच का जो द्वंद था, वो हमें इस काल तक आते आते खत्म होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मूल रूप से खड़ी बोली का प्रयोग होना आरंभ हो गया था। खड़ी बोली सिर्फ गद्य में नहीं, पद्य में भी प्रयोग होनी आरंभ हो गई थी। जब हम इस युग की काव्य धाराओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावादी काव्य धारा और अनुशासनबद्धता जैसी काव्य धाराएं हमें इस कालखंड में देखने के लिए मिलती है, जहाँ
हमने देखा कि किस प्रकार श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे तथा रामनरेश त्रिपाठी द्वारा स्वच्छंदतावाद की धारा को आगे बढ़ाया गया। जब हम स्वच्छंदतावाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म, जो कि यूरोप की एक धारा है, उसका हिंदी अनुवादन ही यहाँ स्वच्छंदतावाद कहलाया। लेकिन जिसे पश्चिम के साहित्यकार विशिष्ट आंदोलन मानते हैं या फिर रूसों से प्रेरित होकर वर्ल्ड और कोलेरिज नामक कवियों द्वारा शुरू किया गया था। बॉयरन, शैली और क्रिस्ट आदि भी इसमें शामिल थे। वहीं जब हम अनुशासनवादी काव्य धारा की बात करते हैं तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम थे। हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और नाथू शंकर शर्मा शंकर जैसे साहित्यकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा, यह स्वतंत्रता की चेतना इसमें केंद्र में थी। स्वच्छंद यानी कि शव अर्थात स्वतंत्रता। जब हम भारत में स्वच्छंदतावादी की बात करते हैं तो यह स्वतंत्र चेतना का केंद्र में होना ही स्वच्छंदतावादी की मूल धारणा थी। वहीं जब हम भावों की बात करते हैं तो तीव्र भावना अत्यधिक तीव्र थी। प्रकृति के प्रेम प्रति गहरा प्रेम देखने के लिए मिलता है। रोमानी प्रेम को महत्व दिया गया है तथा सहज भाषा का प्रयोग किया गया है जो हम जनमानस के समझ में है। जब हम शिल्प की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस समय तक आते आते सभी सांस्कृतिक नियमों से मुक्ति के साथ साथ किसी भी तरह से साहित्य की रचना की जा सकती थी जो आम जनमानस की भाषा में लिखा गया हो तथा स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाए खड़ी बोली के माध्यम से। वही इस युग की विशेषता थी कि सभी नियमों से, सभी सांस्कृतिक शास्त्रों से मुक्त होकर लिखा गया साहित्य। जब हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक द्वारा इस धारा का नेतृत्व किया गया तथा यह धारा आगे विकसित हुई। अन्य कवियों में मुकुटधर पांडे और राम नरेश त्रिपाठी जी आते हैं। जब हम आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रोमांटिसिज्म से मिलती जुलती हुई धारा को उन्होंने स्वच्छंदतावादी धारा कहा है। वहीं आचार्य शुक्ल का मानना था कि छायावाद ने स्वच्छंदता की काव्य धारा का विकास मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अर्थात छायावाद के आते आते स्वच्छंदतावाद पूर्ण रूप से उसके मार्ग का रोक दिया या फिर उसको सीमित कर दिया। जबकि जब हम नए समीक्षकों की बात करते हैं तो वहां हमें देखने के लिए मिलता है कि छाया स्वच्छंदतावाद और छायावाद की पूर्व पीठिका के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार छायावाद उसी का एक विकसित रूप है। अर्थात स्वच्छंदतावाद प्राथमिक रूप है तथा जब हम छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद स्वच्छंदतावाद का ही एक विकसित रूप है। वह उसके मार्ग को रोकता या उस धारा को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता, वह उस छायावाद स्वच्छंदतावाद को अगले स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब हम विशेषताओं की बात करते हैं कि स्वच्छंदतावादी धारा की क्या विशेषताएं थी तो हम देखते हैं कि वह जगत की सच्चाई, समाज के मुद्दे जो कि विचारने थे, किस प्रकार से जो उस समय की समाज में मौजूद कुरीतियां थी उनको सबके सामने लाने की बात करते थे तथा भावबोध की प्रधानता जिसमें हमें देखने के लिए मिलती थी। प्रेम के स्वच्छंद रूप से स्वीकार करते थे। प्रेम का अर्थ भावनाओं में डूबा हुआ था, जिसमें सारात्मक प्रेम की बात की जाती थी। साधारण पक्ष नहीं होता था कि अपनी भावनाओं की अनुभूति या अब भावनाओं को अभिभूत कर देना ही यहाँ अधिक महत्वपूर्ण था। जहाँ सार यानी कि आत्मा पर अधिक बल दिया जाता था। प्रकृति का महत्व था जिसका सुंदर वर्णन किया जाता था। शास्त्रीय नियमों से और मर्यादाओं से वह मुक्त था। स्वतंत्र होकर लिखी गई की गई साहित्य की रचना स्वच्छंदतावाद की एक मुख्य विशेषता थी। भाषा सहज थी और जो भाषा का द्वंद था वह इस समय तक आते आते समाप्त हो गया था। परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया था ताकि नए नजरिए को और नए तरह से साहित्य की रचना की जा सके। जब अनुशासनबद्ध काव्य धारा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ नए प्रतिमानों की स्थापना हो रही थी जो कि नए नजरिए थे। किस तरह से नवजागरण के द्वारा इनके मूल स्वर जुड़े हुए थे। चिंताओं का स्तर भारतेंदु युग से अलग था। भारतेंदु युग में चिंता थी कि गद्य और पद्य में किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाए, जहाँ भक्त मानव के ईश्वर के स्थान पर मानव को तथा भक्ति के स्थान पर तार्किकता को रखा गया था, जिसमें द्वंद था। जहाँ राज प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम के बीच में द्वंद था।
लेकिन यह सभी चिंताएं वैदिक काल तक आते आते समाप्त हो जाती है। ब्रज भाषा के जगह खड़ी बोली को महत्व मिलने लगा था। गद्य और पद्य दोनों की ही रचना खड़ी बोली में की जाने लगी थी। तार्किकता और नवजागरणवाद की महत्व बढ़ गया था, और राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वोपरि थी। राज्य प्रेम, राजशील प्रेम के आगे जब हम बात करते हैं, जब मुख्य केंद्र की बात करते हैं, तो संस्कृत को केंद्र में रखा गया था। तत्कालीन समस्याओं का आधुनिक चिंतन पद्धति पर विचार विमर्श किया जाता था। जब हम साहित्य समाज की विशेषताओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की धारणा संस्कृत की व्याख्या हमें इस समय में होती हुई देखने के लिए मिलती है। विषयों का वैविध्य मिलता है कि एक ही विषय पर नहीं, अलग अलग विषय पर इस समय में साहित्य की रचना की जा रही थी। जिस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा केवल साहित्य को सीमित न रखकर उन्होंने अलग अलग विषयों में साहित्य लिखने का प्रयास किया। उनकी द्वारा रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक के माध्यम से उन्होंने साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया कि वह अलग अलग विषय पर, विज्ञान पर, अर्थशास्त्र पर, इतिहास पर और किसी भी सांस्कृतिक विषय पर साहित्य की रचनाएं करें, ताकि हिंदी के लिए कोई भी मार्ग अधूरा या अनछुआ ना रहे। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार आधुनिकता बोध हमें इस समाज में होता हुआ दिखता है, यहाँ यही लोग की चिंता ना कर यही लोग की चिंता की जाती है, ना कि परलोक की। जो प्रेम है वह इसी लोक में व्यक्त किया जाता है, ना कि भक्ति काल की तरह ईश्वर के प्रति जो प्रेम था वह परलोक की चिंता करता था। वह चिंताएं अब इस श्लोक तक सीमित हो गई थी। जब हम साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया जाता था कि किस कारणवश साहित्य लिखा जा रहा है। अगर स्त्री अ, की शिक्षा के प्रति के लिए या साहित्य की रचना हो रही है, तो उसमें स्त्री की शिक्षा पर बल दिया जाता था। विवेकशील चिंतन हमें इस युग में देखने के लिए मिलता है, जहाँ नए जोश है लेकिन अंधापन नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया है। नए जोश में पूरे विवेक के साथ, पूरी गहनता के साथ विचार विमर्श करके साहित्य का रचना की गई है। जब हम भारतीय संस्कृति में पाते हैं, जिन स्त्रियों का अधिक महत्व नहीं मिला उन, या फिर जिन स्त्रियों का त्याग बहुत अधिक बात नहीं होती है, पर उनका त्याग इतिहास में श्रवण करने योग्य है, उनको इस युग में केंद्र में रखा गया। जैसे लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी को, जिसके ऊपर मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत का नवम स्वर्ग लिखा है। वहीं कृष्ण जी की प्रेयसी राधा जी के बारे में प्रिय प्रवास नामक साहित्य उपन्यास की रचना हरिओद जी ने की है। उसी प्रकार बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जिनके ऊपर यशोधरा नामक स्वतंत्र काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन स्त्रियों को इतिहास में अत्यधिक या संस्कृत में अत्यधिक महत्व नहीं मिला, उन सभी के त्याग पर और उन सभी स्त्रियों पर इस युग में महत्व या प्रकाश डाला गया है। वहीं जब हम शिल्प की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि काव्य रूप प्रबंध काव्य है, अर्थात पूरा कहानी के उसमें की एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार से प्रबंध काव्य हमें देखने के लिए मिलता है। मुक्तक काव्य है लेकिन बहुत कम है, जहाँ एक दूसरे से सभी दोहे स्वतंत्र हो, जो किसी के ऊपर आश्रित न हो। इतिवृत्तात्मकता हमें देखने के लिए मिलती है। इतिवृत्तात्मक अर्थात बातों को अधिक घुमाया नहीं जाता, सीधा सीधा सरल और सहज तरीके से कह दिया जाता है। छंद की प्रक्रिया हम देखते हैं कि संस्कृत के वार्णिक छंद, अर्थात छंद जब किसी शब्द और मात्राओं को नियम के अनुसार प्रोहित कर कर लिखा जाए, उसको छंद कहते हैं। छंद तीन प्रकार के होते हैं: मुक्तक छंद, वर्णित छंद तथा मौखिक छंद। वर्णित छंद जो कि की वर्ण वर्णिक छंदों में वर्णिक रूप के नियमों को मानकर उनके आधार पर वर्णिक छंदों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमें मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा प्रिय प्रवास नामक अ, प्रिय छंद हरिगीतिका में देखने के लिए मिलता है। जब हम भाषा की बात करते हैं, तो हमें यहाँ भाषा का द्वंद समाप्त होते हुए दिखता है, जहाँ खड़ी बोली में उपन्यास, कहानी, नाटक
अलग अलग प्रकार के साहित्य की रचना होती हुई हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। जब हम खड़ी बोली के विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि खड़ी बोली में उपन्यास, कहानी, नई विधाएं शुरू हो चुकी थी, व्याकरण तैयार होने लगी थी, जैसे कि अलग अलग प्रकार के साहित्यकारों द्वारा लिखा गया साहित्य, अलग अलग विषयों पर लिखा गया साहित्य, नगरनी प्रचारणी सभा द्वारा एक शब्दकोश का निर्माण किया गया, या उनके द्वारा बनाई समितियां जिसके द्वारा वह इतिहास के साहित्यों में से या इतिहास की पुरानी पुस्तकों में से हिंदी वर्तनी को जिसमें उन्होंने सुधारा, जिसके माध्यम से व्याकरण का एक ढांचा तैयार हुआ जो कि खड़ी बोली के विकास में या खड़ी बोली के हिंदी मानक हिंदी के रूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्रकारिता में हमें नवजागरण की भावना देखने के लिए मिलती है, जो कि उस समय का केंद्र बन चुकी थी। पत्रकारिता जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए खड़ी बोली में ही जिसको पूर्ण रूप से समझा गया है, विचार विमर्श करने के लिए, गंभीर विषय पर लिखने के लिए खड़ी बोली ही उस समय की सर्वोचित भाषा थी। वहीं जब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से व्याकरणगत शुद्धता तथा परिष्कार प्रयोग किए गए कि किस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उस समय में लिखे जाने वाले पत्र पत्रिकाओं या फिर साहित्य में जो त्रुटियां होती थी उनको अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उनको सही किया, तथा अन्य साहित्यकारों को त्रुटि ना करने के और साहित्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। विचारात्मकता साहित्य रचना गंभीर विषयों पर होती थी कि किस प्रकार, जब हम पत्रिकाओं की बात करते हैं, जब हम पत्रों की बात करते हैं, तो उस समय जो देश में हो रही समस्याएं थी उनको लेकर उन पर विचार विमर्श किया जाता था। बंगाल विभाजन से लेकर 1919 में हुए जलियांवाला बाग, सभी कारण अत्यधिक गंभीर है जिनके विषयों पर हमें पत्रिकाओं पत्र या मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से ही पता चलता था कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती थी, जो कि गंभीर विषयों पर विचारात्मक रूप में लिखा करते थे। गद्य पद्धति, गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का विकास होना आरंभ हो गया था। वहीं जब हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण शब्दों की बात करते हैं तो हम देखते हैं इतिवृत्तात्मकता। इति का अर्थ होता है अधिक, आरंभिक, वृत्त मतलब सर्कल, आत्मकता अर्थात किसी बात को अत्यधिक ना घुमाना, या जो उसका अर्थ है उसे सीधे, सहज और सपाट तरीके से आपके समक्ष रख देना, वही इति वृत्तात्मकता है, जो इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसमें आलोचकों के मापदंडों को निर्धारित किया गया है, जहाँ वर्ण प्रधानता रखी गई है, गंभीरता रखी गई है, तटस्थता और काव्य कौशल जैसी विशेषताओं को विकसित कर कर ही आलोचना के मापदंडों को निर्धारित किया गया है। जब हम अभिधात्मकता के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं अभिधा मतलब वो वाक्य जिसे साधारण शाब्दिक अर्थों में अर्थ और भावार्थ समान हो, वही अभिधा शब्द कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात इसका साधारण और भावात्मक रूप समान हो। जब हम बात करते हैं व्यंजना की और लक्षणा की, लक्षणा का अर्थ है वह वाक्य जिसका साधारण अर्थ और भावनात्मक अर्थ भिन्न हो, जिसमें वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व ना रखता हो, अथवा लेकिन वाक्य हो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया गया हो, उसे ही लक्षणात्मक शब्द कहते हैं। जब हम व्यंजनात्मक शब्दों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यंजनात्मक शब्दों शक्ति का प्रयोग वहां किया जाता है जहां जिस वाक्य में साधारण होते हैं लेकिन पाठक अथवा श्रोता अपने अनुसार अलग अलग अर्थ उसका निकाल लेते हैं, या फिर अलग अलग भावार्थ निकाल लेते हैं, व्यंग्यार्थक रूप में उसे लेते हैं। तो यहाँ लक्षणा व व्यंजना शब्दों का कम महत्व हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सपाट, सहज और सादगी पूर्व अपनी बात को रखने पर बल दिया गया है। गद्यात्मकता हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इस समय तक आते आते गद्य पद्धति का अत्यधिक निर्माण हो चुका था, जिसमें कविता के स्वरूप में भी गद्य को समकालीन लयविहीन होने लगी थी। गद्य मूल रूप से वैचारिकतात्मकता पर निर्धारित होता है, पद्य में भावना प्रधान होती है। जब हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1903 से लेकर 1920 के बीच में उन्होंने
सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी विषयों पर उन्होंने लिखा, सूक्ष्म मूल्यांकन किया। जैसे कि तुलसी उन्होंने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का सूक्ष्म मूल्यांकन किया, जो कि इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने हीरा डोम की एक कविता, जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी, निकाली। जब हम इस कविता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह डोम डोम भगवान से कहता है कि डोम को तो ईश्वर भी नहीं छूना चाहेगा। यहाँ दलित के दलित को डोम से वर्णित किया गया है, जिसे दलित साहित्य की कविता माना गया है। जब हम आज के दलित लेखन की बात करते हैं तो वह हीरा डोम नामक कविता से ही दलित साहित्य की शुरुआत मानते हैं। वहीं जब हम सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषाई अनुशासन में भी हमने देखा कि किस प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है, किस प्रकार हिंदी के शब्दकोश को विस्तृत करने में, हिंदी में आने वाली त्रुटियों को कम करने में, तथा हिंदी साहित्य में अलग अलग विषयों में लिखे जाने वाले साहित्य की भागीदारी में आचार्य शुक्ल आचार्य द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं जब हम साहित्य रचना की ये बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने लेखकों को बढ़ावा दिया, जिसमें अभिव्यंजन और अभिव्यक्ति की शुरुआत की गई है। उनकी तुलना अंग्रेजी के समीक्षक डॉक्टर जॉनसन से की जाती है, जो कि भाषाविद और संपादक थे। उनके अनुसार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि द्विवेदी जी प्रेमचंद की तरह कथा लेखक नहीं थे और ना ही मैथिली शरण गुप्त की तरह साहित्य की रचना करते थे, किंतु वह वैचारिक स्तर पर इन दोनों से ही कहीं आगे थे। वहां पता चलता है कि किस प्रकार आलोचना के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा गहन वैचारिकता में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या स्तर रहा होगा। जब हम वाजपेयी जी की बात करते हैं तो उनका कहना है कि साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास में कभी नहीं डाला गया, लेकिन पहली बार में ही द्विवेदी जी ने अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने यह पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया है। वहीं जब रूढ़ियों जब हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में रूढ़ियों से स्वच्छंदता की बात की जाती है, जड़ता से प्रगति तथा श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की तरफ उन्मुखता का भाव हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अत्यधिक बड़ा बदलाव माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उन्होंने ही इत्याधिक शुद्धता और सफाई पर ध्यान दिया था। उनकी ही सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किए गए कार्य आज हमें हिंदी भाषा की शुद्ध वर्तनी देखने के लिए मिलती है। शुक्ल जी के अनुसार गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी इस सुप्रभाव का श्रवण तब तक बना रहेगा जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी। वहीं जब हम बात करते हैं डॉक्टर जी की, तो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा की गई टिप्पणी बिल्कुल सटीक लगती है। जब हम आचार्य द्विवेदी जी के बारे में बात करते हैं, उनका कहना है कि असल में आलोचनात्मक काल या द्विवेदी युग, इससे हमें पता चलता है कि नागेंद्र जी ने द्विवेदी युग को आलोचनात्मक काल भी कहा है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि द्विवेदी जी आलोचना भी करते थे, समालोचना, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा भी की गई थी शिव शंभू के चिट्ठे में। उनके माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है कि द्विवेदी युग का इतिहास खड़ी बोली के तुतलाने से लेकर उसके सटीक वागधारा तक पहुंचने का इतिहास है। इसमें हम देखते हैं कि खड़ी बोली किस प्रकार अपने चरम स्तर पर पहुंची तथा विकसित हुई। जब हम द्विवेदी जी के साहित्य को ज्ञान राशि साहित्य का संचित कोश मानते हैं। जब हम आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल का मानना है कि ऐसे लोगों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में उनका निजपन की श्रेष्ठता रहती थी। निजपन अर्थात आम जनमानस की भाषा या उनके समस्या, उनके मुद्दों को अपने साहित्य में दिखाने की विशेषता, या किस तरह से उन्हें आम जनमानस तक पहुंचाना है, इस प्रकार की श्रेष्ठता इस समय में हमें साहित्यकारों में देखने के लिए मिलती है। साथ ही उनके वाक्य विनाश में भी अधिक सफाई आई, जिसके कारण उसमें एक व्यवस्था सी रची हुई हमें दिखाई पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।